Hello dear students. So today we will discuss about membrane. What is membrane? फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है कि मेम्ब्रेन होती क्या है। तो मेम्ब्रेन होती है, देन कितने टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में, ठीक है। और एक टॉपिक है आपके सिलेबस में फाइब्रोसिस, शॉर्ट नोट है उस पर, तो आज हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, अब मेम्ब्रेन हम कहते किसको है? अ थीन फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ टिश्यू। तो यहाँ इस लाइन से क्लियर होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो काय की बनी होती? टिश्यू की। दैट कवर्स लाइन सेपरेट और कनेक्ट सेल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम कौन है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है ना हम लोग, तो हम ऑर्गेनिज्म है। अब मेम्ब्रेन की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज मेम्ब्रेन? तो मेम्ब्रेन क्या है? एक थीन और फ्लेक्सिबल हम किसको बोल सकते हैं? जो इजीली मूवमेंट हो जाती है जिसमें, वो बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल। तो थीन फ्लेक्सिबल लेयर है टिश्यू की। थीन मतलब पतली, फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें इजीली मूवमेंट हो जाए। लेयर है टिश्यू की जो क्या कवर्स करती है, लाइंस करती हैं और सेपरेट करती है और कनेक्ट रहती है सेल से। और कहाँ पर? पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर मेम्ब्रेन्स जो रहती है, कहीं हमारे ऑर्गन्स को कवर कर रही होती है, कहीं खाली कैविटी होती है उसकी लाइनिंग्स को कवर करती हैं, ठीक है। सेपरेट्स करती हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ऑर्गन के अंदर, ठीक है। तो ये होती है मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? थीन फ्लेक्सिबल लेयर ऑफ टिश्यू that covers, lines, separate and connect cell or part of an organism. Clear? अब अगर हम टाइप की बात करें कि मेम्ब्रेन्स होती कितने टाइप की है, तो कितने टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है? 3 टाइप्स की। क्या नेम है उनके? म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन। ओके, अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज ऑल्सो नो एज म्यूकोसा। म्यूकस मेम्ब्रेन को हम किस नाम से भी जानते हैं? ऑल्सो नो एज म्यूकोसा। म्यूकोसा के नाम से भी हम लोग जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को। अब ये क्या करती है? इट लाइंस द इनसाइड कैविटीज। ये किसको लाइंस करती है? कैविटीज मतलब खाली जगह, ठीक है। कैविटी हम किसको बोलते हैं? खाली जगह को, मतलब कैविटी के अंदर होती है ये, खाली जगह को लाइनिंग प्रोवाइड करती है। दैट ओपन डायरेक्टली टू एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। जो कि कहाँ पर डायरेक्टली ओपन होते हैं? एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। मतलब एक्सटीरियर इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, मैं अभी आपको नेक्स्ट लाइन में क्लियर करती हूँ। इट लाइन्स द जीआई ट्रैक्ट। ये क्या करती है? जीआई ट्रैक्ट को भी लाइन करती है। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब ईसोफेगस जो होता है ना, वो लैरिंग्स फेरिंग्स से और हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है? माउथ है, तो माउथ तो हम बोल रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो लाइनिंग होती है इनसाइड द कैविटी, ईसोफेगस की लाइनिंग पर यह प्रेजेंट है, और इसलिए बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? वो भी हमारे माउथ से रेस्पिरेशन, एयर अंदर जाती है नोज से, माउथ से। तो एक तरीके से वो भी क्या है? एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, मतलब बाहर की साइड है। ऑब्वियस सी बात है, माउथ ओपन हो रहा है तो एसोफेगस में भी मतलब हम फूड इंटेक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जाती है। एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो यूरेथ्रा रहता है एक तरीके से वो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। तो क्लियर ये हुआ कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हम उसको म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं। और इट लाइन्स द इनसाइड कैविटी। ये कैविटी को भी लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी कैविटीज, कैविटी मतलब खाली जगह या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि कहाँ ओपन होते हैं? दैट डायरेक्टली ओपन टू एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। जो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर जो एयर वगैरह प्रेजेंट है वो। इट लाइन्स द जीआई ट्रैक्ट। अब ये कहाँ कहाँ पर हमने बोल दिया लाइन्स करती? इनसाइड कैविटीज को, बॉडी के अंदर की कैविटीज को।
अब ये कहाँ कहाँ पर होती है? लाइंस द जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। क्लियर? अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन बनी भी काहे की? हमने पहले ये देख लिया कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये ओपन कहाँ पर हो रही है, देन किसको लाइनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, और कौन कहाँ हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन बनी काहे की होती है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन हैज एन इपिथेलियल लेयर एंड अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू लेयर। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी दो लेयर्स बताई है कि जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो मेनली 2 लेयर्स से बनी होती है। तो जो उसकी एक लेयर होती है वो काहे की होती है? एपिथेलियल लेयर की। एंड उसके अंदर जो अंडरलाइनिंग लेयर होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आउटर लेयर कौन सी हो गई? एपिथेलियल की हो गई। हमने पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू, और आपको ये भी मैंने बता दिया अभी स्टार्टिंग में कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो टिश्यू की भी बनी होती हैं, ठीक है, टिश्यू की ही बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हैज एन एपिथेलियल लेयर, तो मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? एपिथेलियल लेयर है। एंड अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसके अंदर की जो लेयर होती है वो काय की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर की। ओके, अब जो एपिथेलियल लेयर है वो क्या करती है? एपिथेलियल लेयर प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट पैथोजेंस एंड माइक्रोब्स, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, एपिथेलियल लेयर जो है ना वो आउटर मोस्ट लेयर है, तो वो क्या कर रही है? म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वो हमको बचाने का काम कर रही है, पैथोजन एंड माइक्रोब्स। ऑब्वियस सी बात है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के, तो एक्सटीरियर इन्वायरमेंट्स में फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या होता है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन तक चले जाते हैं। तो उसमें क्या करती है? जो एपिथेलियल लेयर है ना वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है अगेंस्ट पैथोजेंस एंड माइक्रोब्स, मतलब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल, सब्सटेंसेस, ठीक है, उनसे बचाने का काम करती है म्यूकस मेम्ब्रेन को। अब उसके अंदर की लेयर बात करें तो अंडरलाइनिंग हमने पढ़ी है कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या करती है? होल्ड करके रखती, होल्ड्स द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये सप्लाई करती है ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू एपिथेलियल लेयर। ऑब्वियस सी बात है, इसके कनेक्टिव टिश्यू के लेयर में, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर के कांटेक्ट में आ रही है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स से क्या मिल रहा है? उसको नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, उसको नरिशमेंट मिल रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल रहे हैं। तो ये जब एपिथेलियल लेयर तक ये चीज नहीं जा रही है तो कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर क्या कर रही है? ब्लड वेसल्स को होल्ड करके रखती है, देन सप्लाई उनको आगे पहुंचाती है ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स को टू एपिथेलियल लेयर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो स्टेबलाइज द म्यूकस मेम्ब्रेन। और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या करती है? स्टेबलाइज करती है म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है, हम ये दोनों लेयर्स मिलके हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं। क्लियर हुआ? वंस अगेन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हम म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं। ये लाइंस करती है जो इनसाइड कैविटीज है हमारी बॉडी के अंदर। लाइंस मतलब ऊपर की परत रहती हैं, इनसाइड बॉडी के अंदर की बात हो रही है। बॉडी के अंदर जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैविटी मतलब होती है खाली, ठीक है, वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली ओपन टू द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। तो ये क्या कर रही है? किस किस को लाइंस कर रही है? जीआई ट्रैक्ट। जो आपको सोचना है, रटना नहीं है कि कौन कौन से वो ऑर्गन्स या ऑर्गन्स नहीं, सॉरी, कौन कौन से ऐसी कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में। तो कौन कौन से होंगे? लाइंस द जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। अब म्यूकस मेम्ब्रेन है ना हैज ऑल्सो एन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव लेयर। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो फर्दर 2 लेयर्स से मिलकर बनी है, एक है एपिथेलियल टिश्यू की लेयर और एक है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। एपिथेलियल टिश्यू की लेयर क्या है? वो प्रोटेक्ट कर रही है म्यूकस मेम्ब्रेन को अगेंस्ट पैथोजन एंड माइक्रोब्स, और जो एपिथेलियल की लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर? एंड जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो होल्ड कर रही है ब्लड वेसल्स को,
तो वो क्या कर रही है, ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एपिथेलियल लेयर को सप्लाई करनी है। और इट ऑल्सो, ये दोनों क्या कर रही है, स्टेबलाइज करके रख रही है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को। क्लियर। फर्स्ट मेम्ब्रेन खत्म होती है यहाँ पर, म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड हम बात करते हैं सीरस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज सीरोसा। जैसे कि हमने म्यूकस मेम्ब्रेन को बोला कि हम उसको क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसा, उसको म्यूकोसा के नाम से भी जानते हैं हम। तो जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोसा, सीरोसा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब म्यूकोसा एंड सीरस मेम्ब्रेन इज सीरोसा। इट लाइन्स द कैविटी ऑफ बॉडी। ये बॉडी में जो कैविटीज होती है ना, दैट डिफरेंस है दोनों में। अब आपको लग रहा होगा कि वो भी कैविटीज कोई लाइनिंग्स प्रोवाइड कर रही हैं, ये भी कैविटीज को प्रोवाइड कर रही है, बट इनमें डिफरेंट है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, वो उन कैविटीज को लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है जो डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं या हमारे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो सीरस मेम्ब्रेन है ना, इट लाइन्स द कैविटी ऑफ बॉडी दैट डू नॉट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ओपन नहीं होते एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में। एग्जाम्पल देखा जाए कि यार कौन से ऐसे ऑर्गन्स है या कैविटीज है जो डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में, तो किडनी एंड हार्ट। अब आप देखिए, किडनी है जो डायरेक्टली ओपन हो रही है क्या एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में? नहीं। और जो हार्ट है वो डायरेक्टली ओपन हो रहा है क्या एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में? नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो सीरस मेम्ब्रेन है वो उन ऑर्गन्स या कैविटीज को लाइनिंग प्रोवाइड कर रही है जो कि डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में। क्लियर। अभी इसके एग्जाम्पल दो है, किडनी एंड हार्ट। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अब जो हमने बात करी थी कि म्यूकस मेम्ब्रेन भी फर्दर 2 लेयर्स से बनी होती है, तो वैसे जो सीरस मेम्ब्रेन है ना, वो भी क्या होता है, वो भी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, वो भी 2 लेयर्स से मिलकर बनी है। एक है पैराइटल लेयर, एक है विसरल लेयर। जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हमने पढ़ा कि दोनों मेम्ब्रेन्स की अपनी अपनी अलग वर्किंग थी, तो वैसे ही जो सीरस मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी अपनी अपनी दोनों की अलग मेम्ब्रेन है। तो पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर इज अ टाइप्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, या इससे बनी होती है, ये मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। अब जो हमने ये तो पढ़ लिया कि ओवरऑल जो है कि सीरस मेम्ब्रेन लाइंस कर रही है कैविटी को। तो अब कौन सी मेम्ब्रेन इसमें लाइंस कर रही है कैविटी को, और कौन सी लाइंस कर रही है ऑर्गन्स को, क्योंकि किडनी और हार्ट क्या है, ऑर्गन्स है। क्लियर। तो जो पैराइटल लेयर है ना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, इट लाइंस द कैविटी, वो लाइंस करती है कैविटी को। एंड जो विसरल लेयर है ना, वो लाइंस करती है ऑर्गन्स को। और जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो विसरल लेयर है वो हार्ट के अंदर आती है और हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। पैराइटल लेयर इस लाइंस द कैविटी एंड इट लाइंस द ऑर्गन। दोनों लाइंस लाइनिंग का ही काम कर रही हैं, बट अलग अलग चीजें, एक कैविटी को कर रही है और एक ऑर्गन को कर रही है। Serous membrane secretes serosa fluid that allow organs to glide against the structure without causing friction। ठीक है, वैसी बात है, सीरस मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सीरस फ्लूइड को सिक्रेट कर रही है। सीरस मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रेट कर रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीरस फ्लूइड। अब ये सीरस फ्लूइड क्या कर रहा है, that allows organ to glide against other structure without causing friction। friction मतलब टकराव। ठीक है, जो ये क्या कर रही, अलाउ कर रही, ग्लाइंड मतलब मूव होना स्मूथली, बिना प्रेशर के इजीली मूवमेंट हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइंड कर रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है उसमें। ठीक है, सीरस फ्लूइड दैट अलाउ ऑर्गन टू ग्लाइंड अगेंस्ट, मतलब वो क्या कह रही है, स्ट्रक्चर्स को अलाउ करती है, ग्लाइंड करती है, मतलब मूवमेंट करती है स्ट्रक्चर विदाउट कॉजिंग फ्रिक्शन, मतलब स्ट्रक्चर को एक दूसरे से टकराए बिना जो होता है ना सीरस फ्लूइड, वो ऑर्गन्स को ग्लाइंड करने में हेल्प करता है, बट विदाउट कॉजिंग फ्रिक्शन मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं है हमारे जो ऑर्गन्स है। ऐसा नहीं है किडनी है तो इधर उधर टकरा रही है, हल्की सी ग्लाइंडिंग होती है, मतलब हल्की सी मूवमेंट होती है, उसमें भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पर ग्लाइंड मतलब टकराव नहीं होता है, बिना फ्रिक्शन के उन लोगों में उनमें ग्लाइंडिंग का वर्किंग होती है।
तो सीरस मेम्ब्रेन क्लियर हुई। ये लाइनिंग करती हैं, सीरोसा के नाम से जानते हैं। ये उन कैविटीज को लाइनिंग करती हैं जो डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं एक्सटीरियर इन्वायरमेंट में, किडनी एंड हार्ट। और जो इसमें भी टू टाइप्स है, पैराइटल एंड विसरल। विसरल से आपको हार्ट याद रखना है कि विसरल लेयर ऑर्गन्स पर होती है एंड देन पैराइटल लेयर कैविटीज पर होती है। अब जो सीरस मेम्ब्रेन है ना, वो सिक्रेट करती है सीरस फ्लूइड, ओके। और ये क्या करती है, सीरस फ्लूइड सिक्रेट होने के क्या करती है, अलाउ करती है हमारे जो ऑर्गन्स को कि ग्लाइंड अगेंस्ट द अदर स्ट्रक्चर विदाउट क्रॉसिंग, इजिली मूवमेंट होने देती है बिना एक दूसरे से टकराए ऑर्गन्स के, ठीक है। अब लास्ट मेम्ब्रेन आती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट भी होता है, उससे आपको समझ में आएगा जब हम जॉइंट पढ़ेंगे कि इट लाइन्स द फ्रीली मूवेबल जॉइंट लाइक शोल्डर एंड एल्बो। ये कहाँ पर होती हैं, फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट होते हैं। तो फ्रीली मूवेबल कौन से जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट, मतलब जो ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट होता है। स्टर्नो क्लेविकुलर एंड ह्यूमरस जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। देन एल्बो जॉइंट, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट पे। एल्बो पे कौन सा जॉइंट बनता है, ह्यूमरस का जो कैपिटुलम रहता है और जो रेडियस अल्ना से जॉइंट बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्बो जॉइंट। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट लाइन्स द फ्रीली मूवेबल जॉइंट लाइक शोल्डर एंड एल्बो। अब जो जैसे सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड को सिक्रेट कर रही है, वैसे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, सिक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें साइनोवियल जैसे वो क्या कर रहा है, सीरस फ्लूइड क्या कर रहा है कि हमारे ऑर्गन्स को इजीली ग्लाइंड होने दे रहा है, मतलब मूव होने दे रहा है स्मूथली विदाउट क्रॉसिंग, बिना टकराव के, किसी स्ट्रक्चर के टकराव से। तो जो साइनोवियल है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्रीली मूवेबल जॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक है, या वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है, that lubricants the joint allowing easy movement of joint। और ये क्या कर रहा है, lubricants का काम करता है। lubricants एक टाइप ग्रीस लाइक मटेरियल है जो क्या कर रहा है, हमारे जॉइंट को इजीली मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो नरिशेज द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट। जॉइंट में कार्टिलेज होते हैं तो ये क्या करता है, उनको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, नरिशेज द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट। तो ये तो थी आपकी 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन, फर्स्ट म्यूकस, सीरस एंड साइनोवियल, क्लियर। देन इसके बाद एक और टॉपिक है, ये यहाँ पर मेम्ब्रेन वाला टॉपिक फिनिश होता है। उसके बाद एक और टॉपिक है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस पे आपके सिलेबस में एक वर्ड दे रखा है जिस पर हम शॉर्ट नोट लिख रहे हैं कि फाइब्रोसिस होता क्या है, क्लियर। अ थीन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, दैट इज क्लियर। आप लोगों को इस वीडियो में कुछ डाउट हो मेम्ब्रेन रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइब्रोसिस। टॉपिक तो क्या बोले, शॉर्ट नोट है फाइब्रोसिस पे, आप लोग समझ लीजिए। अब फाइब्रोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज अ रिपेरेटिव रिस्पॉन्स टू इंजुरी और डैमेज। फाइब्रोसिस क्या है, एक तरीके का डेवलपमेंट है। उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का बनना, काई के लिए, एज अ रिपेरेटिव रिस्पॉन्स, किसी चीज को सही करने के लिए, रिपेयर मतलब सही करने के लिए, टू इंजरी और डैमेज, मतलब या तो किसी चोट लगने पर या डैमेज होने पर, ठीक है। ये फाइब्रोसिस की एक प्रोसेस क्या है, मतलब कि इट रेफर्स टू कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन दैट ऑक्यर एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल हीलिंग और टू एक्सेस टिश्यू डिपोजिशन दैट ऑक्यर एज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस पैथोलॉजिकल है तो मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो फाइब्रोसिस ये है कि कहीं हमको घाव हो गया या हमको कहीं वुंड हो गया है, मतलब घाव हो गया है, तो उसमें क्या होगा कि एक नई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ जाएगी उसको हील करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रोसिस, मतलब एज अ रिपेरेटिव रिस्पॉन्स डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर टू इंजुरी एंड डैमेज, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फाइब्रोसिस।
और कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन दैट ऑकर्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल हीलिंग, मतलब अगर नॉर्मल हीलिंग की प्रोसेस के लिए हो रहा है तो ठीक है, एक तरीके से जो फाइब्रोसिस की प्रोसेस है ना, देखा जाए तो वो सही भी है, देन खराब भी है। जस्ट सेकेंड। फाइब्रोसिस हमारी बॉडी के लिए सही भी है, देन खराब भी है। कैसे? अगर नॉर्मली पैथोलॉजी मतलब नॉर्मल हीलिंग एंड रिपेयरिंग पर्पज से अगर हमको ये प्रोसेस हो रही है फाइब्रोसिस की, तो ये सही है। वरना अगर हमको कोई डिसऑर्डर की वजह से फाइब्रोसिस प्रोसेस हो रही है, जैसे कि कहीं पर भी बार बार डेवलपमेंट हो जाना कनेक्टिव टिश्यू का, तो वो गलत है। ठीक है, तो एज अ रिपेरेटिव रिस्पॉन्स अगर कनेक्टिव टिश्यू हील कर रहे हैं और अगर ऐसे टू और एक्सेस टिश्यू डिपोजिशन डेट ऑकर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, और अब यही चीज ज्यादा होने लग गई कि कनेक्टिव टिश्यू बार बार डिपोजिशन कर रहे हैं, मतलब नई पे नई लेयर बनाए जा रहे हैं, तो ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब वो एक अपने को डिसऑर्डर हो गया है। क्लियर? हीलिंग पर्पज से अगर ये होता है कि कनेक्टिव टिश्यू रिपेयर करते हैं हमारे वुंड को, घाव को, ठीक है, या चोट लग जाती है कहीं तो उस पर नई लेयर आती है। आपने देखा होगा कि हमको कहीं चोट लग जाती है तो जैसे जैसे हील होता है हमारा वुंड, तो वहाँ पर एक ब्लैक लेयर हो जाती है, कई बार निशान नहीं जाता है। तो वो किस वजह से नहीं जाता है कि वेयर द फाइब्रोसिस ओकर इज रिस्पॉन्स टू इंजुरी टर्म स्कैरिंग। अगर फाइब्रोसिस की प्रोसेस तो इंजुरी की वजह से हो रही है, कहीं चोट लगने की वजह से हो रही है, वहीं पर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ रही है, तो उस टर्म को क्या बोले हम? स्कैरिंग। ठीक है, और अगर स्कैरिंग के प्रोसेस के वक्त मैंने जैसे आपको बताया कई बार निशान रह जाता है उस चीज का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैर। मतलब वहां पर डिपोजिशन हुआ, कनेक्टिव टिश्यू की नई लेयर आई, मतलब कि स्कैरिंग की प्रोसेस हुई और हमको स्कैर रह गया, मतलब निशान रह गया। क्लियर? अब ये मेनली, वैसे तो बहुत सारे फाइब्रोसिस होते हैं, फाइब्रोसिस कहीं पर भी हो सकता है। हम मेनली 2 टाइप्स अगर हम बात करें तो वो होता है पल्मोनरी एंड कार्डियक फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस से आपको एक ही चीज मतलब वो होनी चाहिए कि पल्मोनरी मतलब लंग्स। ठीक है, इट ऑक्योर्स लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी मे बी कॉज चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, लॉस हो जाती है लंग्स की जो इलास्टिसिटी रहती है ना, मतलब लंग्स क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं कि इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, तो कई बार क्या होता है किसी की डिसऑर्डर के कारण जो लंग्स की इलास्टिसिटी है वो लूज होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो इंसान रहता है या जो पेशेंट रहता है उसको क्या होता है, कुछ कारण कॉज मतलब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अब कई बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उस केस में भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस का उसको डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और कई बार कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पर किसी केमिकल के कॉन्टेक्स्ट में आके जो इनहेल करते हैं, तो उस वजह से उनकी जो लंग की इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है। क्लियर? अब कार्डियक फाइब्रोसिस की बात की जाए तो इट ऑक्योर्स हार्ट इन एरिया डैमेज टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक। कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक जो आता है तो उसमें क्या होता है कि मसल्स डैमेज हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी कार्डियक फाइब्रोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब नए कनेक्टिव टिश्यू लेयर बना लेती है उस जगह पर आकर। क्लियर? मसल्स डैमेज हो जाती हैं, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से वो एरिया डैमेज हो जाता है। तो वो एज अ रिपेरेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू की न्यू लेयर बनती है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो फाइब्रोसिस मतलब नए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर का डेवलप होना। और अगर ये नॉर्मल हो रही है, मतलब हीलिंग प्रोग्रेस से हो रही है, तो ठीक है, बट ये जब एक्सेसिव हो जाएगी तो दैट इज पैथोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर? तो फाइब्रोसिस अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, कहीं वुंड हो गया और उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, इंजुरी में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्कैरिंग। और जो निशान रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कैर। ये मेनली 2 टाइप्स की है, पल्मोनरी एंड कार्डियक। पल्मोनरी मतलब लंग्स की इलास्टिसिटी जब लूज हो जाती है उस कंडीशन में, और कार्डियक फाइब्रोसिस मतलब जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक आता है तो उस कंडीशन में डैमेज जो हो जाती है मेम्ब्रेन्स, तो उस कंडीशन में। क्लियर? तो ये शॉर्ट नोट था फाइब्रोसिस पे। फाइब्रोसिस पे ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कुछ पूछ नहीं रखा है फाइब्रोसिस के बारे में, तो फाइब्रोसिस के बारे में इतना ही।
ठीक है, तो आज के हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, मेम्ब्रेन पढ़ी है, जो मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है वो, देन मेम्ब्रेन्स की जो टाइप्स है वो, देन जो फाइब्रोसिस की प्रोसेस होती है वो, देन जो नॉर्मल फाइब्रोसिस के जो 2 टाइप्स है वो। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में मुझसे कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं पूरा, ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने पूरा देखा है उसको ये चीज़ समझ में आएगी, वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। वैसे बहुत मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वॉच नहीं कर रहे हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो आप लोग अपना नेम प्लस प्रेजेंट लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने ये वीडियोस देखे हैं। ओके, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, जो जिनके लिए मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ, जिनके सिलेबस में है। बी एक्स-रे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग मुझे अपने नेम, जो वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो वो अपना नेम प्लस प्रेजेंट लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।